क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, यानी नेक्स्ट एंजिल वक्र होता है। एंजिल वक्र कैसा होता है, तो इसमें दोनों ऑप्शन ये दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। एंजिल वक्र जो है वो नतोदर भी होता है और उनतोदर भी होता है। यानी जो एंजिल वक्र होता है नतोदर और उनतोदर दोनों होता है। चलिए ग्राफ दिया गया, इसको देखते हैं। तो एक साइड में एक आय दी गई है इसकी, और दूसरी साइड में ये क्रय मात्रा दी गई है। ये वाई एच इस पे दिया गया है और ये एक्स दिया गया है वाई। ये एक लाइन दी गई है ई सी, ये एम आर हो गया और ये आर क्यू हो गया। तो इन्होंने क्या पूछा गया है कि चित्र में जो दर्शित एंजिल वक्र है ई सी क्या है, एंजिल वक्र बन रहा है। यानी यहाँ पे जो ये वाला हमारा वक्र बन रहा है ई सी वक्र, ये क्या है, एंजिल वक्र है, एंजिल वक्र है। तो इसका जो मान होगा कितना होगा, यहाँ पे इकाई से अधिक। राइट आंसर इसका जो है वो इकाई से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एंजिल वक्र नीचे की ओर बढ़ाए जाने पर एक्स अक्ष से मूल बिंदु के दाहिने ओर मिलता है तो आयलोच क्या होगी। तो जो आयलोच होगी वहाँ पे ये कम होगी जाके, यानी इकाई से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि वस्तु की आयलोच इकाई से कम हो तो आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात क्या होगा। तो जो वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात होगा वो घटता है। यानी यदि वस्तु की जो आय लोच होती है, आय लोच क्या है, इकाई से कम है, और आय में वृद्धि होने पर वस्तु के जो व्यय में परिवर्तन होगा, यानी आय का अनुपात वहाँ पे क्या है, घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 दे रखा है इन्होंने, वस्तु का एक साइड में ये प्रकार दे रखा है सारणी 1 में, और सारणी 2 में आय लोच का मान दे रखा है। इसको हमें मिलाना है, यानी मैचिंग करनी है। तो ये सारणियाँ दी गई हैं, इसको देखते हैं। पहला जो दिया गया है घटिया वस्तु। घटिया वस्तु क्या है, इसकी जो होती है लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। आवश्यक वस्तु जो होती है उनकी कैसी होती है, इकाई से कम होती है। और जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं उनकी जो लोच होती है इकाई से अधिक होती है। यानी घटिया वस्तुएं हैं उनका जो आय लोच है वो ऋणात्मक होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की क्या होती, आय बढ़ती है। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, कोटे के, मान लीजिए पहले से कोटे पे घटिया चावल मिलते थे वो यूज कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी इनकम ग्रो करती जा रही है, तो इनकम जब ग्रो करती जाएगी वो क्या करेगा, बासमती चावल लेगा। क्या लेगा, बासमती चावल खाएगा। यानी जो घटिया चावल वो यूज कर रहा था, जो भी निम्न क्वालिटी के मार्केट से या कहीं से भी प्राप्त कर रहा था, उनको वो छोड़ देगा। इसका मतलब क्या हुआ, घटिया वस्तुओं में जो आय लोच क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो उस घटिया वस्तु की मांग क्या होती जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति की जब आय बढ़ती है तो उसका जीवन स्तर बदलता है और वो अच्छी वस्तुओं का उपभोग करना शुरू कर देता है। दूसरा जो दिया है आवश्यक वस्तुएं हैं। आवश्यक वस्तुओं के संबंध में क्या होता है, वहाँ पे आय लोच का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता कि जैसे इतनी आवश्यक वस्तुएं उनकी उतनी मात्रा में हमें चीज़ें चाहिए, इकाई से कम। तो इसकी जो लोच क्या होती है, इकाई से कम होती है। और जो विलासिता की वस्तु हैं जो हमारी मतलब एक्स्ट्रा हैं, जैसे 4 व्हीलर है, बिल्डिंग है, शान शौकत की चीज़ें हैं, परफ्यूम डालना है, तो ये क्या है, इनकी जो आय लोच होती है इकाई से अधिक होती है। यानी ये मार्केट में जैसे ही इनमें आय में यानी परिवर्तन होता है तो इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है। क्योंकि ये कोई आवश्यक वस्तुएं नहीं, ये आराम विलासिता की वस्तुएं हैं। तो जैसे आय प्रभावित होगी यानी व्यक्ति इनके प्रयोग को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि के आय का अनुपात जो उपभोक्ता द्वारा वस्तु पर व्यय किया जाता है वो क है, और उपभोक्ता अपनी आय में होने वाली समस्त वृद्धि को किसी वस्तु पर व्यय कर देता है, तो वस्तु की आय लोच का मान वहाँ पे क्या होगा।
तो यानी वहाँ पे जो वस्तु का आयलोच का मान जो होगा वस्तु का वो 1/k होगा। और यहाँ पर k क्या दिया है ये ध्यान देने वाली बात है। k का मतलब है आय का अनुपात जो उपभोक्ता द्वारा वस्तु पर व्यय किया जाता है। यानी k क्या है, आय का एक वह अनुपात है जो उपभोक्ता अपनी वस्तुओं पर व्यय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन वस्तुओं पर आय व्यय की जाती है उन वस्तुओं की आय लोच का भारित जोड़ होगा। यानी वो क्या होगा यहाँ पे, तो एक आंसर इसका यहाँ पे मिस है। चलिए इसको कट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको बाद में आपको बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन लोच शून्य हो तो वे वस्तुएं कैसी होती हैं। यानी दो वस्तुओं के बीच जो प्रतिस्थापन लोच होगी कैसी हो, शून्य हो। यानी वस्तुओं के बीच कोई स्थानापन्न नहीं हो रहा है। वहाँ प्रतिस्थापन मतलब एक की जगह पे दूसरी वस्तु को प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी वस्तुएं वहाँ पे क्या हो जाती, पूरक हो जाती हैं। जैसे आपने एक नोटबुक लिया है, जब अगर आपने नोटबुक लिया है तब आपको उसके साथ में पेन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लिखेंगे किससे। तो ये क्या हो गया, पूरक वस्तुएं हो गई। क्या हो गया, पूरक वस्तुएं। यानी एक के साथ दूसरी वस्तु का प्रयोग होता है। अगर पेन की कीमत बढ़ रही है वो तो पेन की कीमत ज़्यादा बढ़ गई तो पेन की डिमांड कम होगी, तो यानी नोटबुक भी लिखने के लिए कम ले जाएगी। यानी एक की मांग से दूसरे की मांग ऑटोमेटिक प्रभावित होती है। और स्थानापन्न वस्तुएं वे होती हैं जैसे मार्केट में जो टी है, टी की डिमांड क्या है, ज़्यादा बढ़ गई, टी के प्राइस मार्केट में ज़्यादा बढ़ गए, तो व्यक्ति क्या करता है, टी को छोड़ देता है और वो सस्ती जो कॉफ़ी मार्केट में मिल रही है उसका यूज करने लगता है। या व्यक्ति कॉफ़ी को यूज कर रहा है और कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा बढ़ गए तो वो सस्ती टी को यूज करने लगता है। यानी एक वस्तु की जगह पे दूसरी वस्तु का प्रयोग करने लगता है, वो प्रतिस्थापन होता है। यानी और यहाँ पर पूछा क्या गया है, प्रतिस्थापन लोच शून्य होती है, यानी उनके बीच में कोई प्रतिस्थापन ही संभव नहीं। तो ऐसी वस्तुएं जो होती हैं वो पूरक वस्तुएं होती हैं। किसी वस्तु के प्रतिस्थापन की संभावना जितनी ही अधिक होगी उसकी मांग की मूल्य उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। यानी जो वस्तु है उसके प्रतिस्थापन की संभावना जितनी ही ज़्यादा होगी तो उसकी मांग की मूल्य क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। जैसे विलासिता की वस्तुओं की हम बात करते, कार का प्रयोग किया है तो ये क्या होती हैं, ये इनको प्रतिस्थापित की जाता है। जैसे कार, कहीं आप जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं तो आप कार का यूज ना करके बाइक का यूज करेंगे। तो इसी यानी ऐसी जो वस्तुएं हैं इनको प्रतिस्थापित किया जाता है और अधिक इनकी मूल्य लोच क्या होती है, अधिक हो जाती है। इसलिए एक वस्तु पर आय का जितना ही अधिक भाग व्यय किया जाता है सामान्यतः उसकी मांग की मूल्य उतनी ही क्या होगी, ये कम होगी। यानी एक वस्तु पर आय का जितना ही अधिक भाग व्यय किया जाता है तो सामान्यतः उसकी मांग की जो मूल्य लोच होगी वो कम होगी। किसी वस्तु की मांग के अधिक लोचदार होने की प्रवृत्ति पर अंतर्ग्रस्त अवधि का कैसा प्रभाव पड़ता है, तो उसको कैसा प्रभाव पड़ता है, धनात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कोई वस्तु है उसकी मांग अधिक लोचदार होने की प्रवृत्ति है तो अंतर्ग्रस्त अवधि का कैसा प्रभाव पड़ेगा, धनात्मक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो संपूर्ण स्थानापन्नों का अनदिमान वक्र कैसा होता है। दो संपूर्ण जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनका कैसा होगा, सीधी रेखा में होगा। सीधी रेखा में स्थानापन्न का मतलब दिया गया है कि दो संपूर्ण स्थानापन्न होगा। जितना यहाँ ऐसे टी को हम ले लेते हैं, टी दिया गया है, ये टी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कॉफ़ी हो गया। तो संपूर्ण स्थानापन्न होगा, यानी इस तरीके से आपस में वो क्या हैं, चेंज होते रहेंगे। तो एक सीधी जो एक रेखा हमें प्राप्त होगी, कह रहे हैं तो अनदिमान वक्र कैसा होगा, वो एक सीधी रेखा होगा।
जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसका मांग क्यों बढ़ता है? यानी जब कोई वस्तु है उसकी कीमत घट जाती तो उसका मांग क्यों बढ़ता है? तो कई कारण दिए गए हैं। प्रतिस्थानापन्न के प्रभाव के कारण, यानी कोई व्यक्ति कोई दूसरी वस्तु खरीद रहा था, जैसे कॉफ़ी का बहुत यूज कर रहा था और जैसे चाय के और रेट गिर गए तो कॉफ़ी को छोड़कर क्या है चाय का अधिक यूज करने लगा, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव यहाँ पे काम कर गया। दूसरी वस्तु की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। आय प्रभाव के कारण व्यक्ति की आय है और कीमत जब कम हो गई तो उस आय से क्या है और अधिक वस्तुओं को खरीद सकता है। कीमत प्रभाव का कारण, यानी कीमत कम हो गई तो उसके ने एक निश्चित जो अपने पर्स से 100 रुपये निकाले थे परचेज करने के लिए और वो चीज़ें 80 में ही मिल रही हैं तो उन 100 रुपये से उन चीज़ों को खरीद लेगा, यानी 20 रुपये की वो अब पहले से ज़्यादा खरीद रहा है। तो कई ये प्रभाव हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण यानी आय प्रभाव के कारण और कीमत प्रभाव के कारण। दो स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की प्रतिलोच क्या होती है? यानी दो स्थानापन्न जब वस्तुएं हैं और उनके बीच की जो प्रतिलोच क्या होगी वो धनात्मक होती है। दो स्थानापन्न वस्तुओं के बीच प्रतिलोच कैसी होती है? धनात्मक होती है। हीरा पानी विरोधाभास किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था? यानी हीरा पानी का जो विरोधाभास है वो एडम स्मिथ के द्वारा किया था। इन्होंने ये सिद्धांत, ये विरोधाभास की व्याख्या इस प्रकार की थी कि हीरा क्या है, इसका कोई यूज नहीं है हीरे का, यानी डायमंड का कोई यूज नहीं है हीरे का, फिर भी इसकी क्या है वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और पानी जो है वाटर है, पिया जाता है, काफ़ी यूज है, लेकिन ये इसकी कोई रेट नहीं है, कोई कीमत नहीं है। क्यों? अब इसका रीज़न इन्होंने बताया था कि पानी जो है प्रकृति ने हमें अधिक मात्रा में उपलब्ध कराया है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, और जो हीरा है वो आसानी से प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा है और पानी की बिल्कुल शून्य के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। यानी एक सरल रेखा के मांग वक्र पर मध्य बिंदु जो होगा वहाँ पे मांग की कीमत लोच कितनी होती है? तो वहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर यानी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्म का औसत आय वक्र होता है। यानी फर्म का औसत आय वक्र क्या होता है? उपभोक्ता का मांग वक्र। यानी फर्म का जो औसत आय वक्र है वो उपभोक्ता का मांग वक्र ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र के नीचा होना ये प्रदर्शित करता है कि अतिरिक्त इकाइयां बेचने पर वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी? घटती है। यानी सीमांत आय वक्र का औसत आय वक्र के नीचे होना ये प्रदर्शित करने लगता है कि जब इसके बाद आप और भी इकाइयां आप बेचेंगे तो उनकी वस्तु की कीमत क्या है वो घटती चली जाती है, यानी घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमांत आय वक्र उद्गम बिंदु की ओर उत्तल हो तो सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र से कैसी कंडीशन बनेगी? यानी आधी से अधिक दूरी पर से निकलेगा। यदि सीमांत आय वक्र उद्गम बिंदु की ओर, यानी सीमांत आय वक्र जो है अपने स्टार्टिंग बिंदु की ओर उत्तल हो रहा है तो सीमांत आय वक्र औसत आय वक्र से क्या होगा? आधी से अधिक दूरी पर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, औसत आय यानी AR और सीमांत आय यानी MR यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तथा मांग की मूल लोच E में यानी क्या संबंध होता है? तो इसमें संबंध क्या होगा जाके, ये MR इज इक्वल टू AR E-1/E। तो ये MR का यानी फार्मूला भी इसको हम याद कर सकते हैं, संबंध है MR इज इक्वल AR E-1/E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत आय शून्य होगी यदि मांग की कीमत लोच का मान क्या हो? यानी इसकी लोच क्या होगी? इकाई। यानी सीमांत आय शून्य हो जाती है, कोई भी सीमांत आय वहाँ पे नहीं होगी, शून्य होगी जब कीमत की जो मांग की लोच है वो इकाई होगी, यानी बिल्कुल भी शून्य, तो सीमांत आय वहाँ पे शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मांग की मूल लोच इकाई से अधिक हो तो सीमांत आय होगी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है मांग की मूल लोच इकाई
से क्या हो, अधिक हो। पहले शून्य थी तो इकाई थी, अब इकाई से अधिक हो तो कैसी होगी, धनात्मक होगी। नेक्स्ट, यदि किसी यानी कोई वस्तु है उसके उत्पादन स्तर पर औसत आय जो हो रही है 20 रुपया है और उस पर मांग की मूल्य लो 2.5 है और उसके अनुरूप सीमांत आय का मान क्या होगा। तो सीमांत आय होगी जो निकलेगी 12 निकलेगी जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगी उद्योग का अल्पकालीन पूर्ति वक्र फर्मों के उन सीमांत लागत वक्रों के पार्श्व योग है जो यानी खाली जगह है वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं से ऊपर स्थित होता है। तो वो कौन सा, एबीसी वक्र। यानी पूर्ण प्रतियोगी उद्योग का जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है फर्मों के उन सीमांत लागत वक्रों का पार्श्व योग है जो एबीसी वक्रों के न्यूनतम बिंदुओं से ऊपर स्थित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है वहाँ पे अल्पकालीन की स्थिति पूर्ति वक्र कैसा होता है। तो ये बाएं से दाएं ऊपर को ढलान वाला होता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में अल्पकालीन जो पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर को ढलान वाला होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।